नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एडुकेशनल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार व उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी के उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने पूस की रात कहानी को दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में मैंने पूस की रात कहानी का मूल भाव या सार या सारांश या कथानक को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी इस वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को प्रस्तुत करना चाहता हूं। कथा सम्राट व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का सामान्य परिचय उनके द्वारा रचित दो बैलों की कथा कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप उनकी अन्य रचनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उसे अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष पार्ट 2 वीडियो के रूप में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत पूस की रात कहानी का उद्देश्य या संदेश। मुंशी प्रेमचंद हिंदी जगत के प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक यथार्थवादी साहित्यकार हैं। सच पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद केवल आधुनिक हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के एक महान कथाकार हैं। इन्हें कलम का सिपाही या कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने विशेषकर कथा साहित्य को जीवन का मुख्य अंग मानकर अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं अर्थात उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से जहां एक ओर समाज में रहने वाले निर्धन किसानों, मजदूरों, दीन दुखियों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, अबलाओं तथा विधवाओं के कारुणिक जीवन को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर पूंजीपतियों, जमींदारों, सेठ साहूकारों, महाजनों तथा अन्य प्रकार के शोषक वर्गों के शोषण को भी बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इनके उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक चेतना, मानवतावादी चेतना तथा राष्ट्रीय चेतना भरी हुई है। कथा साहित्य की इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वानों ने इन्हें उपन्यास सम्राट तथा कहानी सम्राट के नाम से भी विभूषित किया है। पूस की रात इनकी एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी इनकी एक अत्यंत ही मर्मस्पर्शी सामाजिक कहानी है। यह कहानी इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। कफन, मंत्र,
बूढ़ी काकी, नमक का दारोगा, सवा सेर गेहूं आदि कहानियों के समान ही इस कहानी की भी काफी लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि रही है। दरअसल यह एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी है। यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। पूस की रात भारतीय किसानों के अभाव तथा शोषण की एक करुण कहानी है। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य जहां एक ओर समाज में रहने वाले निर्धन किसानों, मजदूरों तथा शोषितों के कारुणिक जीवन को उजागर कर उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न करना है, वहीं दूसरी ओर जमींदारों, महाजनों तथा अन्य प्रकार के शोषक वर्गों के शोषण को दिखलाकर उसके प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करना है। एक किसान रात दिन खून पसीना बहाकर जिस अनाज को उत्पन्न करता है, वही किसान उसके उपयोग से वंचित रह जाता है। जमींदारी प्रथा होने की वजह से द्रौपदी के चीर के समान कभी न समाप्त होने वाली लगान चुकाते चुकाते उसकी संपूर्ण उपज खेत और खलिहान में ही समाप्त हो जाती है और उसकी गरीबी, व्यथा तथा पीड़ा जहां की तहां रह जाती है और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वह कभी भी कर्ज से मुक्त हो ही नहीं पाता है। वह तो लगान चुकाता ही है, मरने के बाद उसके बच्चे भी लगान चुकाते हैं। यह सिलसिला कभी नहीं खत्म होता है। वह सदा गरीबी, व्यथा और पीड़ा की चक्की में पीसते रहता है। यही कारण है कि किसान खेतीबाड़ी छोड़कर मेहनत मजदूरी करना चाहता है, जो एक चिंता का विषय है। प्रस्तुत कहानी का नायक व प्रमुख पात्र हल्कू एक ऐसे ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह रात दिन परिश्रम करके भी पूस और माघ महीने में पड़ने वाली भयंकर ठंड से बचने के लिए एक कंबल तक नहीं खरीद पाता है और न ही खेत से इतनी उपज कर पाता है कि सदा सदा के लिए लगान की बाकी तक चुका दे। कारण लगान चुकाते चुकाते उसकी संपूर्ण उपज खेत और खलिहान में ही समाप्त हो जाती है। हल्कू मजबूर होकर खेत की रखवाली के लिए रात भर पूस के महीने में ईख के पत्तों से बनी मड़ैया में एक पुरानी चादर को लेकर सोने के लिए बाध्य हो जाता है और ठिठुरते रहता है। परिस्थितिवश अपने स्वामी भक्त कुत्ता झबरा को अपनी गोदी में सुला लेता है ताकि कुछ गर्मी का अनुभव कर सके। यही नहीं, ठंड को कम करने के लिए चिलम भी पीता है। दोनों एक दूसरे से सटकर कुछ देर तक गर्मी का अनुभव करते हैं। ठंड के कारण उसे ऐसा अनुभव होता है मानो उसके शरीर का सारा रक्त जम गया हो। अंत में बेचारा अलाव का प्रबंध कर शरीर को गर्माकर सो जाता है। उधर नीलगायें उसके खेत को चरते रहती है। झबरा गला फाड़ फाड़ कर भौंक कर हल्कू को बुलाता है, परंतु हल्कू उठकर नहीं जाता है।
उसकी आंखें उस समय खुलती है जब पूरा खेत बर्बाद हो चुका होता है। अतः इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय कृषकों के इस अभावग्रस्त जीवन के प्रति संवेदना को उत्पन्न करना है। एक तो मौसम किसानों की मुश्किलें बढ़ा देती है, वहीं दूसरी ओर महाजन और जमींदार जिनका प्रतिनिधित्व सहना जैसे लोग करते हैं, न जाने कितने ही हल्कू जैसे मजदूर कृषकों का शोषण करते रहते हैं। लेखक चाहता है कि हल्कू जैसे हजारों लाखों कृषक मजदूर शोषण मुक्त जीवन व्यतीत करें, यह भी बतलाना कहानीकार का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। यह कहानी मनोवैज्ञानिक यथार्थ पर लिखी गई कहानी है। कहानी के अंत में हल्कू का यह कथन, अब पूस की रात में खेत की रखवाली करने तो नहीं आना पड़ेगा, एक कृषक की आत्मा बोल रही है। कृषक की आज कितनी दयनीयता है। यह खेत का मजा है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। इस शोषण से उबकर हल्कू मजदूरी को खेती से श्रेयस्कर मान लेता है। कहानी में पूस की रात तो केवल एक प्रतीक है। यह रात किसानों के संपूर्ण जीवन की दयनीय स्थिति को सूचित करती है। यह रात उसके अस्तित्व को निगलने वाली समस्त परिस्थितियों को ध्वनित करती है। जीवन में अनुकूलता की उष्मा भी क्षणिक होती है। कड़ी से कड़ी ठंड से छुटकारा पाने का उपाय मात्र यही है कि किसानी छोड़कर मजदूरी की जाए। पूस की रात एक हल्कू की कहानी नहीं, बल्कि लाख लाख हल्कू की कहानियां हैं। हल्कू तो इस जीवन का केवल प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि कहानीकार ने इस कहानी में भारतीय किसानों की दीनहीन दशा का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण किया है। आज भारतीय किसान खेती बाड़ी छोड़कर मेहनत मजदूरी कर जीविका चलाना अधिक उचित समझता है। कारण लगान चुकाते चुकाते उनकी संपूर्ण उपज खेत और खलिहान में ही समाप्त हो जाती है और उनकी गरीबी, व्यथा तथा पीड़ा जहां की तहां रह जाती है। यह बहुत ही गलत है। यह किसानों पर एक तरह का अत्याचार व अन्याय है। किसानों को गांवों का देवता, अन्नदाता कहा जाता है, अतः हमें उसका सम्मान करना चाहिए। किसानों का अभावग्रस्त जीवन भारतीय समाज के मस्तक पर एक कलंक है। अन्न पैदा करने वाला स्वयं अन्न और वस्त्र से वंचित रह जाए, यह हमारे लिए एक लज्जा की बात है। अतः किसानों, मजदूरों पर महाजनों और जमींदारों द्वारा होने वाले अन्याय, अत्याचार को रोकना चाहिए, ताकि वह भी समाज में मान सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। अतः पूस की रात कहानी ऐसे ही भारतीय किसानों की करुण गाथा है। यह कहानी कृषक जीवन का एक करुण महाकाव्य है। अतः कृषक वर्ग के अभावग्रस्त जीवन का चित्रण
इस कहानी में प्रेमचंद का प्रमुख उद्देश्य रहा है। यही नहीं, इस कहानी का उद्देश्य शोषित वर्गों के प्रति सहानुभूति जगाकर सर्वे भवन्तु सुखिनः की ओर उन्मुख करना है, जिसमें कहानीकार को पर्याप्त सफलता मिली है। आइए अब मैं आपके समक्ष कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। पूस की रात कहानी का शीर्षक या नामकरण। शीर्षक या जिसे हम लोग नामकरण भी कहते हैं, किसी भी रचना का प्राण तत्व होता है। फिर चाहे वह उपन्यास हो या कहानी, या फिर कविता हो या नाटक, कहानी में शीर्षक का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थात शीर्षक या नामकरण किसी भी रचना का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसका महत्व कई दृष्टियों से होता है। शीर्षक कहानी का दर्पण भी माना जाता है। कहानी अच्छी है या बुरी, यह बहुत कुछ शीर्षक से ही पता चल जाता है। अतः साहित्यकार के लिए किसी भी रचना का सृजन चाहे जितना ही सरल या आसान क्यों न हो, परंतु उपयुक्त शीर्षक का चयन करना निश्चित रूप से एक कठिन कार्य है। दरअसल शीर्षक या नामकरण एक ऐसा तत्व होता है जो किसी भी रचना के संपूर्ण कलेवर को अपने लघु आकार में समेटे रखता है। वस्तुतः यह गागर में सागर की तरह होता है। शीर्षक संक्षिप्त होकर भी विस्तृतता के पर्याय होता है। किसी रचनाकार के लिए उपयुक्त शीर्षक खोजना एक दुष्कर कार्य होता है। उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करते समय यह विचार करना पड़ता है कि आखिर यह शीर्षक रचना का रूप, गुण और उद्देश्य का सच्चा सूचक है या नहीं। अतः किसी भी रचना के शीर्षक के लिए यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि वह बिल्कुल घिसा पिटा न हो तथा संपूर्ण कथानक का प्रतिनिधित्व करता हो। कथानक और शीर्षक के बीच एक गहरा संबंध हो। शीर्षक का संक्षिप्त, प्रतीकात्मक, मौलिक, आकर्षक, कौतूहलवर्धक तथा नवीन होना अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी रचना का नामकरण या शीर्षक निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर किया जाता है, जैसे नायक के नाम के आधार पर, जैसे शेखर एक जीवनी, अनामदास का पोथा, चेतना आदि। नायिका के नाम के आधार पर, जैसे रेखा, सुनीता, निर्मला, दिव्या आदि। स्थान के आधार पर, जैसे मुर्दों का टीला, डाक बंगला, सती मैया का चौरा आदि। प्रमुख घटना या समस्या के आधार पर, जैसे रंगभूमि, अपने अपने अजनबी, अंधेरे बंद कमरे आदि। प्रतीकात्मकता के आधार पर, जैसे सारा आकाश। आइए अब हमें यह देखना है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी का शीर्षक या नामकरण पूस की रात आखिर क्यों रखा है, तथा यह शीर्षक आखिर कहां तक
उचित दिखलाई पड़ता है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत पूस की रात कहानी का शीर्षक या नामकरण। मुंशी प्रेमचंद हिंदी जगत के प्रथम मौलिक उपन्यासकार तथा युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं। सच पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद केवल आधुनिक हिंदी साहित्य के ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य के एक महान कथाकार हैं। इन्हें कलम का सिपाही या कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने विशेषकर कथा साहित्य को जीवन का मुख्य अंग मानकर अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। इनकी उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना भरी हुई है। कथा साहित्य की इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वानों ने इन्हें उपन्यास सम्राट तथा कहानी सम्राट के नाम से भी विभूषित किया है। पूस की रात इनकी एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी इनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। दरअसल यह कहानी इनकी एक अत्यंत ही साफ सुथरी तथा सरल भाषा में लिखी हुई एक सामाजिक कहानी है। कफन, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, मंत्र, नमक का दारोगा आदि कहानियों के समान ही इस कहानी की हिंदी साहित्य में काफी लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि रही है। यह कहानी पाठकों के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ जाती है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से पूस की रात एक श्रेष्ठ, सुंदर एवं सफल कहानी है। पूस की रात शीर्षक एक कौतूहल वर्धक शीर्षक है। यह एक श्रेष्ठ घटना प्रधान कहानी है। पूस की रात शब्द सुनते ही हमारे मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। जैसे इस कहानी में पूस की रात की चर्चा आखिर क्यों की गई है? पूस के महीने में क्या होता है? कहानीकार पूस के महीने के माध्यम से आखिर क्या कहना चाहता है, आदि आदि। परंतु जब हम इस कहानी का गहन अध्ययन करते हैं तो हमें सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाते हैं। हल्कू एक गांव का रहने वाला एक भोला भाला, सीधा सादा तथा निर्धन किसान था। उसकी पत्नी का नाम मुन्नी था। दिन रात मेहनत करने पर भी हल्कू न तो पेट भर अन्न जुटा पाता था और न ही तन ढकने के लिए वस्त्र आदि। कारण लगान चुकाते चुकाते उसकी संपूर्ण उपज खेत और खलिहान में ही समाप्त हो जाती थी और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता था। जो भी हो, मुन्नी और हल्कू किसी तरह घरेलू खर्च में कटौती करके एक कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये जमा करते हैं ताकि पूस और माघ में पड़ने वाली भयंकर ठंड से अपनी रक्षा कर सके और खेत की रखवाली कर सके। इसी बीच गांव का रहने वाला महाजन सहना हल्कू के पास एक दिन कर्ज वसूलने के लिए आता है। सहना को देखकर हल्कू चिंतित हो जाता है क्योंकि पूस का महीना आ चुका है और बिना कंबल वह खेत की रखवाली आखिर कैसे करेगा।
परंतु हल्कू यह भी जानता है कि सहना मानेगा नहीं। पैसे न मिलने पर घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा। अंततः हल्कू कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचकर कर्ज चुका देना चाहता है। परंतु हल्कू जब कंबल के लिए मुन्नी से पैसे मांगता है तो उसकी पत्नी यानी मुन्नी विरोध करती है, किंतु वह भी अंततः परिस्थितियों के सामने झुक जाती है। वह बड़ी मुश्किल से पेट काट काट कर बचाए गए 3 रुपये पति को दे देती है और हल्कू कर्ज चुका देता है। इस प्रकार उसकी कंबल खरीदने की आशा निराशा में बदल जाती है। वह कंबल खरीद नहीं पाता है। पुष का महीना आ जाता है। हल्कू के पास एक पुरानी गाढ़े की चादर होती है। वह उसी चादर को लेकर फसलों की रखवाली के लिए अपने स्वामी भक्त कुत्ता झबरा को लेकर खेत पर चला जाता है और खेत के किनारे ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी चादर ओढ़कर सो जाता है। जैसे जैसे रात बढ़ने लगती है, ठंड भी बढ़ने लगती है। फटी पुरानी चादर में उसे जाड़े की रात का काटना मुश्किल हो जाता है। ठंड के कारण हल्कू करवटें बदलते रहता है, पर उसे नींद नहीं आती है। उसका स्वामी भक्त कुत्ता झबरा भी पास में पेट में मुंह डालकर सर्दी से कूं कूं करते रहता है। ठंड के कारण उसे भी नींद नहीं आ रही थी। कुत्ते की दशा को देखकर हल्कू के हृदय में दया भाव उमड़ पड़ता है। फिर हल्कू कुत्ते की पीठ को सहलाता है और उसे अपनी गोद में सुला लेता है ताकि कुछ गर्मी का अनुभव कर सके। हल्कू ठंड को कम करने के लिए चिलम भी पीता है। दोनों एक दूसरे से सटकर कुछ देर तक गर्मी का अनुभव करते हैं। यद्यपि कुत्ते के शरीर से दुर्गंध आती है, फिर भी वह उसे अपनी गोद में चिपकाए रहता है और सुख का अनुभव करता है। इसी बीच झबरा को किसी जानवर की आहट मिलती है। हल्कू के पुकारे जाने पर भी झबरा उठकर चला जाता है। वह खेत के पास जाकर भौंकने लगता है। दरअसल हल्कू के उस आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। झबरा चारों तरफ दौड़कर भौंकते रहता है। हल्कू उसे कई बार बुलाता है, परंतु वह नहीं आता है, क्योंकि कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। किसी तरह 1 घंटा और गुजरता है। पूस की रात ने ठंडी हवा छोड़ी। हल्कू उठकर अपने दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लेता है। फिर भी ठंड कम नहीं होती है। उसे ऐसा जान पड़ता है मानो उसके शरीर का सारा रक्त जम गया हो। उसे लगता है कि रात अभी बहुत बाकी है और उसमें ठंड से लड़ने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई है। हल्कू पतझड़ का मौसम होने के कारण ठंड से बचने के लिए आमों के बाग से पत्तियों को इकट्ठा करता है और उसमें आग लगा देता है। तब तक झबरा भी आ चुका होता है। आग की गर्मी से हल्कू को राहत मिलती है और कुछ देर तक वह
अपने कुत्ते झबरा के साथ उछल कूद का खेल खेल कर आग के पास ही चादर ओढ़कर सो जाता है। इसी बीच हल्कू के खेत में कुछ जानवर आ पहुंचते हैं। झबरा जानवरों की आहट पाकर उठकर भौंकता हुआ दौड़ पड़ता है। हल्कू आहट पाकर समझ जाता है कि खेत में नीलगायें घुस आई हैं और फसलों को खा रही हैं, पर आलस्यवश तथा अत्यधिक ठंड होने के कारण जानवरों के पीछे दौड़ना उसे असह्य प्रतीत होता है और वह अपनी जगह से नहीं हटता है। झबरा भौंकता रहता है और जानवर तैयार फसल को चरते रहते हैं। हल्कू तैयार फसल को बचाने के लिए पक्का इरादा करके उठता भी है। हिम्मत करके 2-3 कदम आगे भी बढ़ता है, परंतु हवा के ठंडे झोंकों के कारण वह पुनः अलाव के निकट लौट आता है और अपने ठंडे शरीर को गर्म राख में गरमाने लगता है। अर्थात आलस्य ने उसे अपने बंधन में जकड़ लिया था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो जाता है। सुबह नींद खुलने पर वह देखता है कि उसकी पत्नी यानी मुन्नी उससे कह रही है कि सारा खेत जानवर चर गए हैं, क्या वह आज इसी तरह सोता रहेगा? हल्कू अपने सोने का कारण पेट दर्द बतलाता है। वह कहता है कि आज तो वह मरते मरते बचा है। फिर दोनों खेत पर जाते हैं। संपूर्ण खेत उन्हें चरा हुआ दिखलाई देता है। इस विनाश लीला को देखकर उसकी पत्नी के मुख पर उदासी छा जाती है, परंतु हल्कू प्रसन्न दिखलाई देता है। झबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा हुआ दिखलाई देता है, मानो प्राण ही न हो। उसकी पत्नी कहती है कि अब तो मजदूरी करके मालगुजारी चुकानी पड़ेगी, परंतु हल्कू संतोष से कहता है कि चलो कम से कम रात की ठंडक में यहां सोना तो नहीं पड़ेगा। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। पूस की रात एक वातावरण प्रधान कहानी है। इस कहानी को पढ़ने के बाद पाठकों के मन पर किसी घटना या पात्र का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना प्रभाव वातावरण का पड़ता है। पूस की रात में पड़ने वाली भयंकर ठंड का आभास कहानी के प्रारंभ में ही हो जाती है और अंत तक आभास होते रहता है। पूस की रात किसी निर्धन किसानों के लिए कितनी विनाशकारी हो सकती है, इस कहानी में पूरी तरह से चित्रित है। अतः कहा जा सकता है कि यह कहानी पूरी तरह से पूस की रात के भयंकरता के रंग में रंगी हुई है। अतः यह शीर्षक प्रत्येक दृष्टिकोण से उचित एवं सार्थक दिखलाई पड़ता है। यह कहानी एक घटना प्रधान कहानी है जिसमें इन्होंने पूस की रात की भयंकरता को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। अतः यह शीर्षक प्रत्येक दृष्टिकोण से उचित, सार्थक एवं सुंदर दिखलाई पड़ता है। इस दृष्टिकोण से भी यह कहानी एक सुंदर एवं श्रेष्ठ कहानी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अवश्य लाइक करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ,
चलते चलते इस वीडियो को, इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी या कोई गलती नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।